अक्टूबर नवंबर 2023, लेकिन ये है पेपर 2-1, यानी ये पेपर 2 का वेरिएंट 1। ये हम नहीं देते, ये दूसरे जोन का पेपर होता है। हमारा पेपर होता है 2-2, 1-2 और 4-2। हमारा जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं पेपर 1 का वेरिएंट 2, पेपर 2 का वेरिएंट 2, पेपर 4 का वेरिएंट 2। ये हमारा डोमेन है, ये हमारे क्वेश्चंस है। अगेन 1 आवर 45 मिनट्स है। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, फिगर 1.1 shows a toy water rocket। ठीक है जी। रॉकेट इज हाफ फिल्ड विद वाटर एंड कनेक्टेड बाय अ रबर ट्यूबिंग टू अ पंप। Air is then pumped into the rocket so that the pressure of air inside the rocket increases. Explain in terms of particles why the air in the rocket exerts a pressure on the walls of the rocket। यानी in terms of particles से मुराद क्या है, in terms of molecules। अब वो क्या कह रहा है आपसे, उसने आपको बता दिया कि भाई प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज करने का जो तरीकेकार होता है, वो तरीकेकार क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है कि जी जब भी एयर मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, ठीक है, जब भी आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो आपके पास क्या होता है, आप उसको कहते हैं कि जी अब उसके टकराने की वजह से आपके पास क्या होता था, आपके पास फोर्स एक्सर्ट होती थी इंक्रीज। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि एज द पार्टिकल्स कोलाइड, किस चीज से भाई, विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या रॉकेट। डायरेक्ट प्रेशर की बात नहीं करेंगे, आप लिखेंगे दे एक्सर्ट अ फोर्स ड्यू टू विच अ प्रेशर इज जनरेटेड। अब वो कह रहा है प्रेशर बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, एज द कोलिजन इज हायर, collisions are higher, the pressure is also high। यस या नो लिख के बताएं कि ये चीज क्लियर है या नहीं है। अच्छा पानी पिलाओ। सॉरी। अच्छा जी। The temperature of the air in the rocket remains constant as the air is pumped into the rocket। Explain why increasing the number of air particle increases the pressure of the air in the rocket। ज्यादा कोलिजन, ऑब्वियसली आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करा, तो अब प्रेशर कैसे बढ़ा होगा। भाई दो तरीके से प्रेशर बढ़ सकता है ना, या तो आप वॉल्यूम चेंज कर दो, आपने वॉल्यूम चेंज नहीं किया है तो आप क्या करोगे, आप कोलिजन बढ़ा दोगे। तो द कोलिजन इज इंक्रीज। क्लियर। आगे चलें जी। When the air pressure in the rocket is high, the rubber tubing is removed from the rocket. The water in the rocket is expelled downward, नीचे की तरफ गिरता है। Explain in terms of momentum why the rocket begins to accelerate upwards। In terms of momentum, momentum क्या होता था आपको पता है, मोमेंटम होता था मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब अगर आपके पास रॉकेट से पानी निकल रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो मोमेंटम बढ़ रहा होगा ना बेटा।
डन। अब इसका आंसर लिखना है आपने। अब आपने क्या लिखना चाहिए, एज द वाटर is expelled, the velocity changes, due to which due to which the momentum causes it to accelerate. Done. डन जी। अच्छा जी। As the water is expelled from the rocket, the upward acceleration of the rocket changes. Suggest two reasons for the change in acceleration. जाहिर सी बात है, पानी कम हो रहा है, ठीक है, मास ऑफ वाटर कम हो रहा है, तो स्पीड कम हो रही होगी क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ आता है ना? तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग। अच्छा, प्रेशर क्यों लग रहा था इसमें? क्योंकि यहां से प्रेशर जा रहा था ना। अगर यही हटा दोगे तो अब क्या प्रेशर बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या प्रेशर कम होगा क्योंकि ये सब खुला हुआ है? बताओ क्या होगा। देखो यहां से ये कनेक्टेड था ना, तो आप प्रेशर यहां से इसके थ्रू इसमें ट्रांसफर कर रहे थे, तो आपके पास अब ना प्रेशर बराबर रहेगा ना बढ़ सकता है, क्योंकि अभी खुला हुआ है, पानी भी गिर रहा है, एयर भी निकल रही है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड। अब आते हैं जी आगे। A truck is at rest on a horizontal straight road. A constant driving force of this, and it accelerates forward. What is meant by acceleration? Rate of change of velocity. It is a vector quantity. The SI unit is meters per second square. कोई मसला? वो कह रहा है एज द कार मूव्स फॉरवर्ड, वर्क इज डन ऑन इट बाय द ड्राइविंग फोर्स। अब एक फोर्स लग रही है जिससे वो गाड़ी आगे जा रही है, ये है वो ट्रक, ये आगे जा रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या है, 5.4 एक्सपोनेंट 4। वो कह रहा है एक इक्वेशन है जिससे वर्क डन बताया जाता है, ठीक है। वो वर्क डन क्या है, वर्क डन की डेफिनेशन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या ये बात समझ में आती है? आयशा जिया क्लियर है ये? जी बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है आपसे, फोर्स की वैल्यू उसने आपको दे दी, डिस्टेंस आपको दे दिया, आपके पास वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला मुझे पता है, वर्क डन का क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू क्या है मैं भूल गया, 5.4 एक्सपोनेंट 4।
डिस्टेंस है मेरे पास 280। तो जरा आंसर बताओ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। फरियाल क्या चीज रिपीट करनी है बेटा? पार्ट बी। आपने सिर्फ इक्वेशन एक्सप्लेन करी है फरियाल, और कुछ भी नहीं किया है। आंसर बताएगा कोई मुझे? 1512, कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। असल देखो मेरा कैलकुलेटर कहाँ है। 1512, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, जरा कैलकुलेटर में ढूंढो, ईएनजी का बटन होगा, तो वो 1.51 करके कुछ वैल्यू दे रहा होगा। वो वैल्यू क्या है वो बताओ। देखो तुम्हारे पास एक्सपोनेंट करके वैल्यू होगी, ईएनजी का बटन होगा। 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रही है, क्या आ रही है? 7। परफेक्ट। At one point on the road, the kinetic energy is this, the speed is this, mass निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1/2 mv²। आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, आपको स्पीड दे दी जिसका स्क्वायर आपने करना है, और मास चाहिए। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन v² इज योर मास। तो 2 into 3.2 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर इज योर मास। आंसर बताओ। आंसर मैं देखूं कौन कौन अभी। डन जी। मास की वैल्यू बताओ मुझे, रयान, अयान, फरवा, उष्णा, हादिया, मुज्तबा, आयशा। अयान तुम्हारे साथ जयान भी बैठा हुआ है ना, या जयान अलग बैठा हुआ है? यार एक्सपोनेंट में बताया करो ना, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बैठा हुआ है, देखो कहाँ है, वो क्लास ले रहा है। हाँ पे ठीक है, 4.4 एक्सपोनेंट 4। अब वो क्या कह रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल समझ में आता है। एंड द लिक्विड एक्सपेंड्स, वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होता है जी एक्सपेंशन से मुराद? यानी आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन कैसे होते हैं। कि आप क्या लिखोगे, एज द लिक्विड इज हीटेड, द मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी। अब इस एनर्जी से क्या होगा? एंड दे मूव फर्दर अपार्ट। जब वो दूर होते हैं तो उसकी वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर? नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है निहाल, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है ना, सीधा सीधा डिस्टेंस लिख के खत्म कर दो बस। परियाल वो कह रहा है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ने से मुराद क्या है? तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं ना। आयशा जिया, क्या ये क्लियर है? भाई वो खेल नहीं है। फरियाल, योर रिस्पॉन्स इफ इट इज क्लियर। तमाम 29 स्टूडेंट यस लिखें तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं जा रहा मैं। ईशल मुझे एक्सटेंशन वायर ढूंढ के ला दो। आयान क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? मुझे पता होता कहाँ रखा तो मैं खुद नहीं उठा लेता, जीवा खरोटो। ढूंढो। डन। आयान वो ये कह रहा है बेटा कि आपने एक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है।
जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा है। इस वॉल्यूम बढ़ने से क्या मुराद है? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब किसी लिक्विड को आप हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्ब करने की वजह से वो और दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है उनमें। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फातिमा जुबैर, फातिमा अबू बकर, फातिमा, चार फातिमा बैठी हैं, चारों को क्लियर है? द हीटर इन अ कैटल इज इन नियर टू द बेस ऑफ द कैटल है। क्या लिख रहा है? हाँ, कैटल के बेस के करीब एक हीटर है। कैटल को पानी से भर दिया जिसका टेम्परेचर 17 है। हीटर को ऑन कर दिया। स्टेट द नेम ऑफ मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर दैट कॉजेज एनर्जी टू बी ट्रांसफर टू द वाटर दैट इज टचिंग द हीटर। हीटर पानी के अंदर, देखो इसकी एग्जांपल, इसकी डायग्राम समझो। कहाँ गई कीरा? इसकी डायग्राम ये है, ये हीटर है। वो कह रहा है यहाँ से पानी के अंदर एनर्जी कैसे जा रही है, एंड द राइट आंसर इज कन्वेक्शन। क्लियर? क्योंकि अगर देखो तूबा, वो कह रहा है कि भाई एक हीटर है, कैटल है, कैटल के अंदर हीटर यहाँ रखा हुआ है नीचे। अब वो कह रहा है पूरा पानी भरा हुआ ऊपर तक, इस जगह के पानी में एनर्जी, थर्मल एनर्जी कैसे आ रही होगी? कन्वेक्शन है ना। मैंने बताया था कि भाई लिक्विड और गैस में कंडक्शन नहीं हो सकती। क्यों? सॉलिड है वो, सॉलिड में होती है कंडक्शन, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होती है। क्लियर? तुबा, अयान, फरियाल, फरवा, उष्ना, इब्राहिम, निहाल, वली। आईयूएसएस वाले और क्रेडो वाले ज्यादातर बच्चे नहीं है यहाँ पे। अब एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ऑल ऑफ द वाटर इन कैटल। अब ये पूरा कन्वेक्शन लिख के देना है आपने, पूरा कन्वेक्शन 3 नंबर का ना, डिटेल आपने लिखना है कि भाई मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, उनका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हुई, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएंगे। पूरी इंग्लिश लिखनी है आपने। क्लियर? मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। अब इस एनर्जी की गेन करने की वजह से उनका स्पेस बढ़ता है, स्पेस यानी वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। उस डेंसिटी कम होने की वजह से मूवमेंट होती है। मूवमेंट का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? स्टेट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एसटीपी। यह आपने पढ़ा है जी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिस्ट्री में। क्या है जी बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हालात में इस वक्त? क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट इस वक्त? कराची में पानी को उबालू में कितने डिग्री पे होगा? 100। जीते रहो। यूनिट क्या होगा? बगैर ऐसी 100 लिख के चला जाऊं मैं? मतलब मैं चीख चीख के थक गया कि मुझे बगैर यूनिट के कोई वैल्यू नहीं देना। वो क्या कह रहे थे? कैटल कंटेन्स 2.5 किलोग्राम, ये हो गया मास। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो गई स्मॉल सी। When the water reaches its boiling temperature, the kettle switches off. Calculate the increase in the internal energy, यानी Q चाहिए। क्लियर? एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास है जी 2.5। कैलकुलेटर अगर तुम लोगों के हाथ में नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है? अच्छा जी, सी की वैल्यू 4200। सर फहद, डेल्टा टी का तो मतलब होता था डिफरेंस, है ना? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, यानी फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर तो 100 है। कैसे पता लगा? ये लिखा है कि भाई वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच गया। बॉइलिंग टेम्परेचर आपने खुद बताया 100 होगा, लेकिन इनिशियल कहाँ है? ये लिखा हुआ। क्या ये समझ में आया?
यस या नो? तमाम स्टूडेंट्स आंसर बताओ। ये यश क्या होता है? नहीं भाई, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दो यार। 87150 है। रयान तुबा दोनों उल्टे चल रहे हो क्या भाई? एक वैल्यू दो। तुबा दोबारा कैलकुलेट करो। मेरे पास कैलकुलेटर में आ रही है 8.7 into 5। हाँ, परफेक्ट, सही आ रही है आयशा। तुबा दोबारा वर्किंग चेक करो अपनी। एरज फातिमा, आप बिल्कुल सन्नाटे में, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। सेम गोस फॉर हादिया, रमीशा, रयान, नहीं रयान तो बोल रहा है, साद, उस्मान, वानिया, शजिया। नहीं, तुबा गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो। रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ट्रेवल्स इन एयर एट अ स्पीड दिस, वेवलेंथ निकालो यार, ये तो बहुत ही हलवा आ गया। v इज इक्वल टू एफ इंटू लैमडा, स्पीड है जी 3.0 एक्सपोनेंट 8, फ्रीक्वेंसी है 4.7 एक्सपोनेंट 14 इंटू लैमडा। लैमडा इज इक्वल टू 3.0 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 4.7 एक्सपोनेंट 14। आंसर बताइए। जल्दी बताओ। 6 है? क्या हो गया? 21। आयशा गलत है, 21। हाँ, -7 कुछ तमीज का है। 6.38 एक्सपोनेंट -7, ये कुछ समझ में आता है आंसर। अभी देखते हैं, मार्किंग स्कीम भी देखेंगे इसकी। वो क्या कह रहा है, अब फिगर 4.1 शोज अ नैरो बीम ऑफ रेड लाइट। ठीक है जी, गिलास के अंदर एंटर हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, शैलो से डीप में जा रही है। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो भाई कोई चेंज नहीं आता, दुनिया जहान का कोई काम कर लो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। एरज दोबारा कैलकुलेट करो अपनी वैल्यूज। अब अगर हम शैलो से डीप में जाते हैं तो हमारी स्पीड भी डिक्रीज करती है। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिर्फ एक याद रखना है आपने। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन आई ओवर साइन आर। एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जी, 45। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है जी, 30। तो साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30 करें जरा। आयशा, अब आवाज सही है? 1.4। इसका कोई यूनिट होगा? नो यूनिट, बिकॉज इट्स अ रेशियो। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, द लाइट कंटिन्यूज अलोंग द पाथ शोन इन फिगर 4.1 until it strikes the bottom surface of the block. Light then emerges into air, यानी इस लाइट रे को, सफाई करते हैं, इस लाइट रे को आपने यहां से एसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करा यहां तक, फिर आपने बनाया यहां नॉर्मल, इसको आपने कर दिया डॉटेड। नॉर्मल जो होता है वो एंगल डॉटेड बनता है। और ये 45 डिग्री पे ही बाहर आएगी, जिस पे इंसिडेंट हुई उतने पे ही इमर्ज होगी। याद रखिएगा ये बात, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, लेकिन एंगल वही होगा, ये 30 होगा।
क्लियर? क्या ये क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। रयान, क्या मसला है बेटा? रिफ्रैक्शन है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर डेंस टू शैलो जाएंगे तो। डन, आगे बढ़े। Most of the energy emitted from the sun is the three radiation: ultraviolet. अच्छा, state the names of all three regions in terms of increasing frequency. इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में नाम लिखने जी आपने। जो तीन रेडिएशन होती हैं कौन कौन सी होती हैं जी? इंफ्रारेड, फिर होती है विजिबल लाइट, और फिर होती है अल्ट्रावायलेट। क्लियर? रेडियो नहीं होती है यार। सूरज से सिर्फ जो तीन रेडिएशन आ रही हैं वो इंफ्रारेड है, विजिबल है और अल्ट्रावायलेट है। चौथी कोई लाइट रे कोई रे नहीं आ रही। क्लियर? Some of the ultraviolet radiation emitted from the sun reaches the surface. Give one possible damaging effect of ultraviolet radiation on the human body and the property of ultraviolet that causes this damage. क्या हो सकता है जी? स्किन कैंसर, है ना? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में अगर आप ज्यादा रहें तो स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसकी जो ब्लाइंडनेस, चलो कह सकते हैं, बट स्किन कैंसर इज मोर अप्रोप्रिएट ना। अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो ब्लाइंडनेस नहीं होगी, स्किन कैंसर ज्यादा होगा, क्योंकि वो लेयर रोकती है ना उसकी हार्मफुल आयनाइजेशन मॉलिक्यूल्स को। तो आप क्या लिखेंगे? स्किन कैंसर, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान कोई एक डिफरेंस बताइए। क्या डिफरेंस है जी? ट्रांसवर्स waves are independent of medium, example light. Longitudinal waves require physical medium particles, example sound. Clear? वो कह रहा है फिगर 6.1 shows a circuit that contains two identical cells, each of voltage 1.5, that is connected in parallel. The circuit also shows two ammeter, a thermistor and two resistor R and S, सब सीरीज में लगा हुआ। The reading on ammeter 1 is 0.2, यहाँ 0.2 नोट कर रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे भी 0.2 क्यों आएगा? सीरीज है ना भाई, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। तो आप क्या लिखेंगे? दे ऑल आर इन सीरीज due to which the current will remain same. Through the circuit. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई बैटरी का वोल्टेज है 1.5, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, याद रखिएगा। वो कह रहा है आर की रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, एस की रेजिस्टेंस है 3.5 ओम, टी की रेजिस्टेंस निकालें। क्लियर? यानी थर्मिस्टर की। तो अब आपको ये पता है
कि अगर मैं इन दोनों का वोल्टेज निकाल लूं, कैसे? मैं कहता हूं V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3.5। आंसर बताएं मुझे। एक का 0.3, एक का 0.7 ना, 0.3, 0.7। अच्छा, अब Vt इज इक्वल टू V माइनस V1 प्लस V2, यानी 1.5 में से अगर आप 0.7 और 0.3 माइनस कर दें तो यहां का वोल्टेज आ जाएगा 0.5। अब मुझे R चाहिए, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है? 0.5। करंट कितना है? 0.2। आंसर बताएं। 2.5 ओम्स। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है आपसे कि आपका थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों हो रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे यहां की रेजिस्टेंस कम होगी, जब यहां की रेजिस्टेंस कम होगी तो आपके पास जो ओवरऑल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी ना। भाई देखो, वोल्टेज क्यों होता है? क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस कम करोगे तो सर्किट में ऑपोजिशन कम करोगे तो ज्यादा करंट जाएगा ना, इतनी ऑपोजिशन नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आती है? RT डिक्रीजेस, IT increases, V increases, ड्यू टू विच VT will decrease। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम होती है, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो कम होगी ना। जब टोटल रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज ओवरऑल बढ़ेगा, लेकिन VT पे कम होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही थी। क्लियर? अब 7 अभी आपने नहीं पढ़ा, 8 आपने भी नहीं पढ़ा, 9 करते हैं जी, स्पेस फिजिक्स। द प्लैनेट वीनस ऑर्बिट्स द सन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस एंड टेक्स टाइम TV टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। वीनस इज ऑलवेज एट दिस डिस्टेंस, ये R हो गया, ये V हो गया। टाइम पीरियड चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन लगा सकता हूं मैं। V इज इक्वल टू 2πr/t। मुझे ये T चाहिए। V मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू 2πr, T इज इक्वल टू 2πr/V। वैल्यूज डाले, आंसर बताएं जी जल्दी से। आंसर बताएं जी बेटा। आंसर बताइए। मैं करता हूं, T इज इक्वल टू 2π 1.1 एक्सपोनेंट 11 अपॉन 3.5 एक्सपोनेंट 4। ये नहीं ना आर की वैल्यू?
आंसर बताएं। 19.7, 1.97, 1.97 को 2 लिख सकता हूं मैं। चलो ये लिख देते हैं, 1.9 एक्सपोनेंट 7 मीटर सेकेंड्स। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्यों है भाई? क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा ही है ना, बिकॉज स्पीड हैज नो डायरेक्शन। Velocity is a vector quantity. What happens to the velocity of Venus as it orbits the sun? आपके पास वीनस जो है, ये सूरज है, ये वीनस है, ये घूम रहा है। तो वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है? नहीं रह सकती। हालांकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। कभी यहां पर है, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे। तो आप क्या लिखेंगे? एज द डायरेक्शन, एज द डायरेक्शन, मां को देखो, एज द डायरेक्शन is changing due to the rotation, the value of velocity will be changing. Clear? आगे चले। There is a resultant force on Venus as it orbits the sun. Yes या no लिख के दीजिए जी। क्लियर है ये? There is a resultant force on Venus as it orbits the sun. The force is perpendicular to the direction. ठीक है, why this force is needed? भाई वेलोसिटी, उसको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए ना, खुद से थोड़ी करेगा। तो आप क्या कहेंगे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। क्लियर। फिगर 9.1 shows the orbit of Venus around sun. Draw an arrow to show the resultant force. हमेशा याद रखिएगा, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, कभी भी अवे नहीं होगी, कभी भी दूसरी तरफ नहीं जा सकती। क्लियर। हमेशा अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी, किसी भी जगह पे अवे नहीं जा सकती। याद रहेगी ये बात। स्टेट व्हाट कॉजेज द फोर्स एक्टिंग। भाई उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ना, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिसके, सूरज की, जिसकी जो उसको खींच रही है। तो आप क्या लिखेंगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। वो कह रहा है सारे प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है जो सूरज के सबसे करीब है। मैंने आपको नाम लिखवाया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स एंड पराठा। तो उसमें क्या था? मरकरी। ठीक है जी। कंपेयर द टाइम दैट दिस प्लैनेट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस। देखो ये सूरज है, ये मरकरी है, ये वीनस है। मैंने आपको बताया था जो सूरज से करीब होगा उस पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और टाइम पीरियड सबसे कम। जो दूर होगा उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा होगा।
यहां ये लिखना है। क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आती है? स्लो रोटेट करेगा ऑब्वियसली आयान। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको आगे का बता दिया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।